नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा नया सवेरा का संडे एडिशन। खास होने वाला है क्योंकि 1 घंटे हम आपको बताने वाले हैं आज कौन से वो मुख्य घटनाक्रम रहने वाले हैं। साथ ही प्रेस रिपोर्ट पर भी हमारी नजर आएगी। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। कृतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भावना, शुक्रिया। और बिल्कुल हाँ जी, 1 घंटे का ये खास शो जिसमें हम करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके आज के दिन को बेहद ही खास बनाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सवेरा की और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस यानी कि आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। पुरस्कारों में इस साल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई श्रेणी शुरू। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी घोषणा। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, किसी और ने नहीं किया नामांकन। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। कहा स्थिति के लिए आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार। साथ ही कहा खेल प्रेमियों के लिए काला दिन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के यूनिवर्सिटी में फिर गोलीबारी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत। संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी। चेन्नई में चल रहे स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से। भारत की नजर पहली बार स्क्वॉश विश्व कप का खिताब जीतने पर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब बात करेंगे विस्तार से, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी और इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक नई श्रेणी की शुरुआत भावना आज से की गई है। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने। और ये जो कार्यक्रम आज होने वाला है ना, वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये होने वाला है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको बता दें कि हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति सभा को संबोधित करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। और इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा और आवास, साथ ही शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी इस दौरान वहां मौके पर मौजूद रहेंगे। तो खास बात यह है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करने जा रही हैं, जहां ऊर्जा संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। और खास बात यह है कृतिका, इस जो कार्यक्रम होने वाला है, इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पहली बार श्रेणी में डाला गया। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो इन्फ्लुएंसर जो ऊर्जा संरक्षण के बारे में अच्छी खबरें या फिर जागरूकता फैला रहे हैं। तो एक अच्छी चीज है ये कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे, साथ ही उनको सम्मानित भी करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में काफी इंतजार है कि इस बार जब ये पहला पुरस्कार दिया जाएगा तो वो पुरस्कार किसको मिलता है, इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ अन्य तमाम खबरों का भी भावना हम रुक कर लेते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के रूप में के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि वो इतनी छोटी पोजीशन पर इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं।
कितनी खुशी है। ऐसा गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। और अगर पंकज चौधरी के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो एक लंबा सफर उनका रहा है, जहां महाराजगंज लोकसभा सीट से वे 7 बार के सांसद रह चुके हैं और एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष अब बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को और मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में निर्णायक भी मानी जा रही। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लखनऊ से इस समय हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि नामांकन और किसी ने नहीं किया है तो पंकज चौधरी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय ही माना जा रहा है। ऐसे में कब माना जा सकता है कि अनाउंसमेंट हो सकती है? और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि 2027 अब दूर नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल अब उनका नाम तय माना जा रहा है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है जो दोपहर 1 बजे के तकरीबन राम मनोहर लोहिया विद्यालय में होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक नामांकन दाखिल किया गया और इसके साथ स्पष्ट हो गया कि अब पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात है अब इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, इसके बाद सबसे बड़ी चीज है 2027 का विधानसभा चुनाव। उसके मद्देनजर इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ साथ पार्टी और सरकार के बीच एक समन्वय सेतु बनाना, किस तरीके से जिस सरकार और पार्टी के बीच जो रहता है वो एक बड़ी चीज होगी। साथ साथ जो बड़े लक्ष्य हैं, हमने देखा था कि चाहे पिछली 2 सरकारों में लगातार भाजपा का जो प्रदर्शन था और 2024 में जिस तरीके से उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो पाया था, अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि एक बार फिर से 2027 में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने देखा था सबसे बड़ी चीज थी उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग जगत हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे संगठन के काम होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी इनके अब कंधों पे होगी और कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना ये बड़ी चीज होगी। सिर्फ आज एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह ऐलान किया जाएगा। तो सभी लोगों को इस घड़ी का इंतजार है कि जब औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि अब तो तय हो गया है कि पंकज चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। 7 बार से सांसद रहे, इनका राजनीतिक अनुभव 4 दशक का है राजनीति में, इनकी स्वीकार्यता हर जगह है। और सबसे बड़ी बात है ओबीसी चेहरा, जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया था। तो ओबीसी उत्तर प्रदेश में खास मायने रखता है। ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी कोटे से आते हैं ये, और निश्चित रूप से एक जो समीकरण साधने की बात कहें तो वो एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि पंकज चौधरी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कुर्मी जात से आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा, खासतौर से जब उस वर्ग में इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ही एक चेहरा थे जो इससे भूपेंद्र चौधरी के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद अब ये आए हैं तो निश्चित रूप से नए लोग जुड़ेंगे, नए और लोगों की जुड़ने की संभावना है और पार्टी को एक नई दिशा और नया जोश मिलेगा। बिल्कुल विकास, पार्टी को नया अध्यक्ष तो मिलेगा ही और जिम्मेदारियां भी अब बढ़ने जा रही हैं। पंकज चौधरी की कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह, लेकिन खास बात यह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जिसके मद्देनजर ये नए पद पे पंकज चौधरी को लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो किस तरीके की रणनीति आगे रह सकती है पंकज चौधरी की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने संगठन का एक बार पूरे चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष का ही चुनाव बाकी था। इसके बाद पार्टी में तमाम कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं, उन सब चीजों को तय किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार के जो काम है, प्रदेश सरकार के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना और साथ साथ जनता को जो केंद्र की योजनाओं या राज्य की योजनाओं का जो लाभ होता है
उनको पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अहम भूमिका होती है। जी। उनमें लगातार उनको जिम्मेदारी देना, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से हो रहा है वो सारी चीजें करना, और खासतौर से जो पार्टी लक्ष्य रखती है समय समय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 जमीन पर काम करती है। उसके कार्यकर्ता बूथ लेवल पे कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर मौके पे काम करते हैं। तो उनको साधना, उनको अपने साथ लेकर उनमें बराबर जोश बनाए रखना, चाहे वो अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव आने हैं, इसके बाद एमएलसी चुनाव है, एमएलसी चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। लगातार उनकी ऊर्जा को कम नहीं होने देना है, लगातार बिल्कुल, ऊर्जा बढ़ती भाजपा रहे। कार्यकर्ताओं में एक सरकार के नया साथ एक उत्साह, समन्वय एक नई बनाए रखना, ऊर्जा ये बड़ी यहाँ जिम्मेदारी डालने है। के लिए और साथ ही संगठन को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, इसके लिए पंकज चौधरी का जो ये पद होगा वो बेहद ही जिम्मेदारी से भरा होगा। लेकिन जब अब यूपी को भाजपा का अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है, अब ये भी साफ हो गया है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब भाजपा को जल्दी मिल जाएगा। विकास जी बिल्कुल, ऐसी संभावना की जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष तय हो चुका है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम तय हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबी समय से इंतजार था कि उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, सीटों के लिहाजे से यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 402 विधानसभा सीटें हैं, एक बड़ा राज्य है। इसके आने के बाद अब जो कोरम होता है वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद जल्द ही माना जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। जी विकास, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो औपचारिक घोषणा उस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हुए नया सवेरा में बात करते हैं जो कल कोलकाता में घटा। कुप्रबंधन और फेल हो चुके प्रशासनिक ढांचे के चलते ममता सरकार का रवैया लगातार सवालों के घेरों में है, और ताजा मामला अब तब आ गया है जब कोलकाता में फुटबॉल का जश्न मनाने के लिए सब एकत्रित तो हुए, लेकिन जश्न जो है वो हंगामे में बदल गया। हजारों रुपए की टिकट लेकर पहुंचे फैंस अपने चहेते स्टार लियोनेल मेसी की एक झलक तक भी नहीं देख पाए। जी हाँ, बिल्कुल। स्टेडियम के अंदर और बाहर बद इंतजामी से भड़का गुस्सा, तोड़फोड़ और हंगामे में ये तब्दील हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए, और सियासी घमासान भी अब तेज हो चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद जो दर्शक हैं वो अपने पसंदीदा स्टार को देख ही नहीं पाए, और उन्हें पानी की बोतल अंदर ले जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। और 20 रुपए की पानी की बोतल, आप सोचिए कि उस 20 रुपए की पानी की बोतल को 200 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर वहां पर किया गया है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम पर माफी हालांकि जरूर मांग ली है, वो भी तब जब उनकी सरकार की बद इंतजामी का तमाशा पूरी दुनिया ने देख लिया हो। कोलकाता में मेसी के फैंस ने काटा बवाल। मेसी का दीदार क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल। बद इंतजामी को लेकर निशाने पर ममता सरकार, हंगामे पर सियासी घमासान, दीदी परेशान। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता उस समय सिटी ऑफ क्योस में तब्दील हो गई जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर लियोनेल मेसी की झलक नहीं देख पाने पर नाराज फैंस ने स्टेडियम में जमकर बवाल काटा। दरअसल 2011 के बाद पहली बार मेसी कोट इंडिया टूर 2025 के तहत कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए फैंस ने 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक के टिकट खरीदे थे।
लेकिन मैदान पर कदम रखते ही मेस्सी आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में घिर गए। इस वजह से हजारों के टिकट लिए गैलरी में बैठे फैंस मेस्सी की एक झलक देखने को तरसते रह गए, जिसके बाद गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। 500 आदमी घेर के रखा मेस्सी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए। बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम। इस हंगामे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटना ने ममता सरकार के रवैये पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। ये तो मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है, खासकर जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होगी उसका तो टोटली फेलियर है ये। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने के बाद मुख्य आयोजक शतद्रु घोष को गिरफ्तार किया गया और फैंस को टिकट का पैसा लौटाने की बात की गई। That process has started with the chief organizer has already been detained. He will return. এটা হচ্ছে ওর undertaking by organizers দের ব্যাপার আছে, এটা তো আমরা immediately implement করব, but we will try to ensure। हालांकि इस बवाल के बाद ममता बनर्जी ने माफी मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेस्सी, सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। मैं जस्टिस आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूँ, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। ये समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। हालांकि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की इस जांच समिति को राजनीति से प्रेरित बताया। राज्यपाल को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से बनाई गई ये समिति निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। इतने सारे लोग इतने पैसे खर्च कर मेसी को एक झलक दिखने के लिए यहाँ पे आए और आकर उनको देखने को क्या मिला? ऑर्गेनाइजर्स के जो लोग हैं वो, जो मंत्री और संतरी के साथ जो लोग आए हुए थे वो, और मेसी को तो वो देख ही नहीं पाए, मेसी को वो देख ही नहीं पाए। और इसी पे ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों? सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। तो कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई भगदड़ के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने युवा भारती क्रीड़ांगन का भी दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी भी ली। इसके साथ ही राज्यपाल ने जरूरी कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कार्यक्रम के लिए क्रू प्रबंधन पर नाराजगी जताई। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम में आयोजकों और प्रायोजकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन पुलिस भी सरकार, जनता और मुख्यमंत्री के प्रति विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण इस दिन को कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए एक काला दिन कहा जा सकता है। युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना मामले पर मुख्य आयोजक शुद्धु दत्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राज्य पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि आयोजकों को दर्शकों के पैसे वापस करने के निर्देश दे दिए गए हैं और घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। The program was a little too short and this thing, so we would right now what we expect is that the organizers will come through as far as that return of ticket is concerned. They're giving in writing, but we'll make sure that they return, otherwise legal action will be taken. The mismanagement we have seen from the organizer side, their team, security team, their press team running around. This is, we will take action. We have already detained the main organizer. We are taking action so that this mismanagement does not go unpunished. और इस समय हमारे साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से भारत कहता है और इसी को अपनाता भी है, और वो है अतिथि देवो भव। जब भी अतिथि आते हैं और उसको हम देवता की तरह मानते हैं। लियोनेल मेसी आए और फैंस में बहुत उत्साह था, हर्ष था, और जो उनको देखने को मिला वो लियोनेल मेसी की एक झलक भी देखने को नहीं मिली।
अब कई सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि कानून व्यवस्था पर लगातार यहाँ सवाल खड़े किए जाते हैं ममता सरकार पर। अब सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई है, कहा है कि ये काला दिन था। अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट इसका पड़ा है वो बहुत ही दुखदायक है। भावना, देखिए बंगाल में ऐसा हाल है कि चाहे एसआईआर हो और चाहे मेसी का दीदार, ममता बनर्जी की सरकार हर 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 एक पॉइंट पे उनको सवाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कारण है वो कारण है कि जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। मेसी का दीदार करने के लिए उनके फैंस आए थे और उन्होंने इसके लिए टिकट खरीदा था, लेकिन वहां पे देखा गया जो ममता बनर्जी का जो ट्रस्टेड है यहाँ पे मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अरूप विश्वास, ये अरूप विश्वास और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ उनके अपने लोग मेसी को घिर रहे थे, लगातार सेल्फी खींच रहे थे उनके साथ, और फैंस को दिक्कत हो रही थी काफी दूर स्टेडियम में बैठे हुए मेसी को देखने के लिए। ऐसा इवेंट कैसा होना चाहिए? कल ही शाम हैदराबाद में हुआ ये मेसी का एक ही इवेंट हुआ, वहां पे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आगे चल के मुंबई में होगा, दिल्ली में शायद एक प्रोग्राम है ऐसा ही मेसी का, जब वो इंडिया में रहेंगे। तो सिर्फ जो फुटबॉल का शहर माना जाता है कोलकाता, तो वहां पे ऐसा क्यों हुआ? और सवाल के घेरे में ये सवाल कोई पत्रकार नहीं उठा रहा है, ये सवाल वहां पे मौजूद दर्शक उठा रहे हैं। वो कह रहे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा, सब यही कह रहे हैं कि आप मेसी को लाए हैं, इसके लिए आपने टिकट बांटा है, हमने टिकट खरीदा है, 4,000, 5,000, 10,000, 25,000, किसी ने तो अपने जो मेसी है उनके इतने बड़े फैन है कि अपना म्यूचुअल फंड तक तोड़ लिया, किसी का सेविंग्स जो था वो भी तोड़ लिया, और तोड़ के बस मेसी का दीदार करना था। तो उसका एक जो है वो निकल कर आया कल, और आगे चल के इसको चलते अभी तो गवर्नर ने साफ तरीके से कहा है, गवर्नर का भी कहना है कि वो कल गए थे युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, और उनका वो कहना है कि ये लैक ऑफ क्लियर लैक ऑफ द सिस्टम है, ये सिस्टम का फेलियर है। लेकिन पुलिस भी कटघरे में है भावना कृतिका की, पुलिस इसलिए कटघरे में है कि इतने सारे फैंस यहाँ पे स्टेडियम से जो लोग कुछ लोग आ चुके थे मेसी के पास जब 11:30 के 12 के बीच, वो कैसे आए स्टेडियम में, वो बैठे रहे, वो कैसे आए? और जो है कि आपने क्यों नहीं देखा कि यहाँ पे दर्शकों को दीदार के लिए जब प्रॉब्लम हो रही है, सवाल यहाँ कई खड़े होते हैं, सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, सवाल आयोजकों पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन फैंस का क्या, उनकी क्या गलती थी? वो तो लियोनेल मेसी की एक झलक देखना चाहते थे, उन्होंने तो इतनी टिकट खर्ची। उनकी सिर्फ टिकट खर्चने की बात नहीं है, उनकी सुरक्षा की यहाँ बड़ी बात है। जिस तरीके का मंजर देखने को मिला उसके बाद स्टेडियम में, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं था फैंस के लिए। अब राज्यपाल ने बड़े सवाल यहाँ खड़े किए हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस तरीके का मंजर देखने को मिला, अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि फैंस मांगते हैं अपनी टिकट का पैसा, फैंस मांग रहे हैं कि उनकी जान की परवाह किए बगैर वो जब वहां पहुंचे तो क्यों उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं कराया गया? भावना कृतिका, देखिए अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसके चलते तो ये आश्वासन दिया गया है कि टिकट का पैसा मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। उन्होंने आयोजक को ऐसा कहा है कि टिकट का पैसा वापस देने के लिए, और अगर नहीं मिलता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आज फिर गवर्नर जाएंगे युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, फिर आगे चल के देखना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या आता है। लेकिन कार्रवाई जो है, ये जो आपने सही बात कही कि कल कुछ भी हो सकता था, कल कुछ भी हो सकता था। कल इतने सारे लोग वहां पे थे, और जो तस्वीरें यहाँ पे आ रही है, जिस तरह का माहौल वहां पर तैयार हुआ था, जिस तरह का माहौल वहां पर देखा गया था, वो देख के तो ये बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, जैसा चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ दिन पहले हुआ आईपीएल के वक्त, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी भी कुछ इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में। तो इसके चलते ही इसी को मुद्दा पकड़ के अभी जो बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, कल उन्होंने ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन मांग की है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनका कहना ये है कि
ये जो मेसी का जो इवेंट है ना, ये तो ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो तो आयोजक जो है वो तो गवर्नमेंट के कोई नहीं थे। तो फिर वहां पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इतना वहां पे हावी क्यों हो गए? वही साथ साथ घूम रहे हैं, पूरा मैदान के साथ साथ मेसी घूम रहे हैं, पूरा मैदान घूम रहे हैं, तो उनके साथ साथ वो है, उनके रिलेटिव्स है, उनके बुलाए हुए मेहमान वहां पे हैं, वो सेल्फी खींच रहे हैं। तो बाकी दर्शकों का क्या? जो दर्शक टिकट कटा के वहां पे बैठे हुए थे देखने के लिए, एक दीदार पाने के लिए, इसी सवाल पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा सवाल है। पुलिस की जो अपनी जो पुलिस की जो फेलियर है, उन्होंने वो रोकने में सक्षम नहीं हुए दर्शकों को, क्योंकि ये मैदान के भीतर हुआ है, मैदान के बाहर का नहीं है। मैदान के भीतर, स्टेडियम के भीतर जब बैठे हुए वहां से जो लोग आ जाते हैं, तो पुलिस कैसे कह सकती है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और कल शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब भी वो कह रहे थे कि हम जायजा ले रहे हैं कि कैसे कैसे ये घटना घटी है। और एक बात तो है, वहां पे तो सीएम चीफ गेस्ट थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे चीफ गेस्ट थी, वो तो बीच रास्ते से वापस चली गई। तो सीएम जहां पे आती है उसका भी तो एक अरेंजमेंट होता है, वो कहा था? ये हुआ तब जाके सीएम वापस चला गया। तो ये सारे सवाल है भावना कृतिका। चलिए देखना होगा कि आगे अब किस तरीके की कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरीके का मंजर कल देखा गया वो वैसा ना देश में ऐसा देखा जाए, इसी की उम्मीद अब आगे की जा रही है। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में रुक करते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा आपको बताएं, पार्टी ने लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से ज्यादा ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत हासिल की है। भाजपा अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और तिरुपुनिथिरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ चुकी है और पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली हैं। कोडुगंगलूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही है। इस दौरान महत्वपूर्ण ये भी है कि एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अटिंगल, चिंगनूर और मवेलिक्वरा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर ये साफ संकेत दिया कि पार्टी का जनाधार अब लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के शास्ता मंगलम वार्ड से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि राजधानी शहर के नगर निकाय में पहली बार कमल खिला है। भाजपा इसे राजधानी में लेफ्ट की सत्ता को चुनौती देने का भी बड़ा संकेत मान रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने कॉरपोरेशन में 50 सीटें हासिल की हैं और भाजपा इस जीत के साथ ही केरल में खुद को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में भी मजबूती से स्थापित किया है। अंतिम नतीजों में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को 29 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 19 सीटें जीती। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #विकासता तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया वो केरल की राजनीति में एक बड़ा कदम, और केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। केरल के उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है।
साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। आज का दिन केरल की पीढ़ियां याद रखेंगी। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्ष को याद करने का दिन है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और संघर्षों को याद करने का दिन जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह संदेश के जरिए भाजपा एनडीए की जीत की सराहना की। तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी संवाददाता तिरुवनंतपुरम से पीएस विन्या जुड़ गई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान भी इस नया सवेरा में जुड़ रहे हैं। आर राजगोपालन जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। राजगोपालन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर राजगोपालन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए को एक बड़ी जीत यहाँ मिली है, सिर्फ ये तिरुवनंतपुरम में एक राजनीतिक सफर की शुरुआत ही नहीं, एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा एनडीए लगातार अपनी पैठ बनाने की पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही है और उसमें ये जीत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। भावना जी, 25 साल बाद, 45 साल बाद ऐसे ऐसी स्थिति है, ये नरेंद्र मोदी का लाभार्थी का लहर मैं समझ सकता हूँ। नरेंद्र मोदी का जितना भी जो श्रेय है प्रधानमंत्री का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सारा राजीव चंद्रशेखर करके नए अध्यक्ष निमित किया है केरला में, उनकी श्रेय है। सेकंड, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का बार बार केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जाने में एक पहले कहते थे बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी, ब्राह्मण पार्टी, बनिया पार्टी, वो तो टूट गया, वो तो 2014 के बाद। लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दूरदर्शन दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के अंदर अंदर केरला में हिंदू लोगों के लिए सबरीमला टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, गुरुवायूर टेम्पल, इसका चांद गोल्ड स्मगलिंग करते थे ये सीपीएम पार्टी वाले ने। इतना 2 अरेस्ट हुआ है, 3 अरेस्ट हुआ है, इसीलिए पब्लिक के बीच में आक्रोश आ गया है। सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी जीत है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपने जिक्र किया था एक मैडम का, वो बहुत श्रेय है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, वो जीत गया, वो मेयर बनने वाली है शायद। नंबर 2, प्रधानमंत्री इस महीने के एंड में केरला में जा करके सबको बधाई देने के लिए केरला पहुंच रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर का विकसित केरला करके एक प्रोग्राम बनाया है, पद यात्रा किया है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों को दरकिनारे कर करके हिंदू टेम्पल का प्रोटेक्शन देने के लिए किया है, क्योंकि केरला पॉलिटिक्स है 3 गुट हो गया है, मुसलमान मुस्लिम लीग वगैरह अलग हो गया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई इत्यादि इत्यादि लोगों के लिए। आरिफ मोहम्मद खान तो गवर्नर थे केरला में, उन्होंने लिस्ट बना करके भेजा था। कांग्रेस दुविधा में थी, कांग्रेस को अंदर अंदर गुट बढ़ गया है, केसी वेणुगोपाल ग्रुप, शशि थरूर ग्रुप, ऐसे ऐसे वो भी नजर पड़ गया है बीजेपी के ऊपर। आम जनता लोग चाहते थे केंद्रीय सरकार में जो भी सरकार सत्ता में है उस पार्टी को चुनने में 2 डबल इंजन सरकार का फायदा होगा। केरला में कम से कम आने वाले दिन में तिरुवनंतपुरम जो कॉर्पोरेशन का केंद्रीय सरकार इतनी बहुत करने वाली है, जैसे बिहार को नरेंद्र मोदी ने एश्योरेंस दिया है, आंध्रा का किया है, तमिलनाडु को किया है, ऐसे केरला में भी जाएगा। एक ही अंतरी साहब करके एक वरिष्ठ कांग्रेस का नेता है केरला में, उनकी बेटा ने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। सब लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इज अ नॉन हिंदू पार्टी इन केरला। केरला में 3 गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, उसमें कांग्रेस के साथ क्रिश्चियंस है, सीपीएम के साथ मुसलमान है, हिंदू का साथ बीजेपी है। ऐसे कुछ परिस्थिति शुरू हो रहे हैं। अगले साल अप्रैल में केरला में चुनाव आने वाले हैं, उसका नतीजा से ये पता लगता है बीजेपी का बढ़त बन गया है। आम आदमी के बीच में बीजेपी का क्यों श्रेय है? प्रधानमंत्री का ट्रिपल तलाक।
बिल्कुल राजगोपालन जी, और इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त हमारी सहयोगी PS विनया भी हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर तिरुवनंतपुरम से। विनया, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो इस जीत का असर भी आगे आने वाले समय में भी मिलेगा, रणनीति में भी कहीं ना कहीं इसका असर होगा, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का उत्साह? विनया जी बिल्कुल, जो बीजेपी का जीत अभी यहाँ केरला में और स्पेशली वो तिरुवनंतपुरम निगम में हुआ है, वो एकदम ऐतिहासिक जीत है, उसमें कोई शंका नहीं है। जो ऐतिहासिक जीत मिला है तो यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत ही उत्साह में, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बीजेपी ने ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन का चर्चा कर रहे थे, उसका प्रचार का चर्चा कर रहे थे, ये जो बीजेपी का प्रचार का उद्घोषण खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ तिरुवनंतपुरम आके किया था। वो जो जब गृह मंत्री आया था तब 25,000 वर्कर्स का एक मीटिंग किया था यहाँ यहाँ पे बड़ा मैदान है, वहाँ पे मीटिंग किया था। उसमें 25,000 वर्कर्स आया था और पूरा केरला का बाकी जो वर्कर्स है वो लोग उसमें ऑनलाइन में शामिल किया था जी। तो वही जो मीटिंग में गृह मंत्री ने उनको बोला था, अब हमारा वोटिंग परसेंटेज 20% है, वो को हमें 25% बढ़ाना है, वही हमारा लक्ष्य है, सिर्फ एक लक्ष्य है, उसमें काम करना है आप लोगों को। उस दिन उसने ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन का प्रचार भी वो औद्योगिक तौर से वहाँ शुरू किया था। तो वही जो वो लक्ष्य मन में रह के पूरा कार्यकर्ता लोग काम किया। कल ये जो रिजल्ट आया तब बीजेपी का राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी यही बोला, ये एक टीम वर्क का रिजल्ट है। तो पूरा बीजेपी केरला का बीजेपी इकट्ठा करके नेता लोग कार्यकर्ता लोग इकट्ठा करके काम किया, उसका रिजल्ट मिल गया। और अभी 4 महीने के बाद यहाँ राज्य चुनाव की असेंबली चुनाव आने वाला है, तो ये जो उत्साह में ये लोग आगे जाएगा तो बिल्कुल ऐतिहासिक वो जो बिल्कुल ये जो जीत हुई है उससे एक नया जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में जरूर देखने को मिलेगा जब अब विधानसभा चुनाव बेहद ही पास है। राजगोपालन जी, जिस तरीके से निकाय चुनावों में जीत मिली है, 45 साल के बाद जिस तरीके से वामपंथ वर्चस्व का किला ध्वस्त किया है भाजपा एनडीए ने, अब आगे की रणनीति कैसे होने वाली है, सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, और जो एक नया जोश यहां से मिला है इसका राजनीतिक जो असर है वो विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा? भव्या जी, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में परसों जो वंदे मातरम डिबेट में साफ साफ कहा है कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुका है वर्ल्ड वाइड, केरला में सिर्फ बचा है। वो भी भाषण के रूप में केरला लोग ने सुन गया होगा, इसीलिए तो कम्युनिस्ट वामपंथी सफाई हो गया है। आने वाले दिन में 2026 अप्रैल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का लड़ाई है, सीपीएम खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है जो आपको करस्पॉन्डेंट ने अच्छा वर्णन किया है, आउट ऑफ 6 कोल्लम, कोच्चि, कन्नूर, तिरुचूर, कोझिकोड, इतना जगह पर 3 जगह पर बीजेपी बढ़त बन गया है। ये खतरा चीज है। वो लोग मांगते हैं, कम्युनिस्ट लोग मांगते हैं बीजेपी को अंदर नहीं देना चाहिए, आम जनता लोग वोट नहीं देना चाहिए करके नेगेटिव कैंपेन किया है। वो पॉजिटिव हो गया बीजेपी का। विशेष स्थिति पर तमिलनाडु में भी चुनाव है, पुदुचेरी में भी चुनाव है। आपने पूछा था मुझसे इसका असर क्या पड़ेगा, तमिलनाडु में भी पड़ेगा इसका असर। कम से कम 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी एडीएम के साथ ट्राई कर रही है अपना लक। बिल्कुल हिंदू लहर है, इंडियन का स्वागत है। वंदे मातरम करके प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उस पार्लियामेंट को अंदर उसका असर जरूर पड़ा है। मुझे एक ही चीज बार बार बोलना चाहता हूँ, टेम्पल में गोल्ड चोरी हो रहा है, वो बहुत हिंदू लोगों के लिए आशंका बढ़ गया था। वो नेगेटिव वोट पिनारे विजयन का हो गया। दैट इज माय सिंपल अरिथमेटिक। क्योंकि मैं केरला पॉलिटिक्स को आज नहीं कल नहीं है, कम से कम 25-30 साल से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं खुद केरला बाहर गया हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। आने वाले दिन में बीजेपी केरला में बढ़त बनेगी। अमित शाह, नड्डा साहब एंड नरेंद्र मोदी बार बार जोड़ करके आप देखिएगा, इस बार जो तिरुवनंतपुरम का नतीजा
2026 असेंबली इलेक्शन में भी असर पड़ेगा। शशि थरूर का अभी बीजेपी में आना है, कांग्रेस में जाना है, ये दुविधा में है। बिल्कुल, तैयारियों को एक नई दिशा यहाँ से मिलनी शुरू होगी और एक जोश तो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है। इस जीत के साथ कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव की अगर सीढ़ी पे चढ़ना है तो ये निकाय चुनाव जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर राजगोपालन जी, साथ ही विनय जी, आपका तमाम जानकारियों के साथ और अपने विचार नया सवेरा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत कल जॉर्डन से होगी। प्रधानमंत्री राजधानी अम्मान से किंग अब्दुल्ला से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री इस नगर का दौरा करेंगे। और इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ठीक पीछे है पेट्रा का प्रवेश द्वार। पेट्रा जो कि ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी तक ईस्ट मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। इसका उल्लेख हमें बाइबल में भी मिलता है और पेट्रा जाना जाता है नबातियन लोगों के लिए, जिन्होंने इस पूरे शहर को न सिर्फ बनाया बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे किस तरह से चट्टानों को काटकर एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया। गुलाबी चट्टानों को काटकर बनाया गया शहर की सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो है अल खजने, यानी कि खजाना, ट्रेजरी, यूनानी आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। आप देख सकते हैं इस शानदार इमारत में ना सिर्फ गेट बने हुए हैं बल्कि ये वीक के सातों दिन, साल के 12 महीने और यहाँ तक कि राशियों को भी दर्शाते हैं। इसके साथ साथ लूनर और सोलर यानी कि सूरज और चांद की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस हैं उसको भी ये बताता है और इसीलिए इसका शुमार है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। कैमरामैन जयशंकर, प्रमोद और आशीष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, जॉर्डन। और दूरदर्शन के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर, जबकि डीडी न्यूज़ को साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके अलावा ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों के कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देश की विश्वसनीय और जनसेवा आधारित पत्रकारिता को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वीं एडिशन ऑफ एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने अपनी विश्वसनीय और प्रभावशाली पत्रकारिता का परचम लहराया। इस प्रतिष्ठित समारोह में दूरदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार मिले। इस प्रतिष्ठित समारोह में डीडी इंडिया चैनल को कुल 3 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम इंग्लिश के तहत उसके लोकप्रिय कार्यक्रम कनेक्टिंग द डॉट्स को भी सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज ने सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी श्रेणी में साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। एनबा अवार्ड्स में प्रसार भारती के सीईओ को बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, ये सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है। और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि ये हमारी टीम की कड़ी मेहनत का फल है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको आज इंडस्ट्री फोरम्स में एक पहचान, एक रिकग्निशन मिला है और इतने सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे। एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में ही दूरदर्शन के दोनों चैनलों डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। इन अवार्ड ने साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में दूरदर्शन की खास जगह है। 17th एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और दूरदर्शन के हिस्सा लेते ही दूरदर्शन के दोनों चैनल डीडी इंडिया, डीडी न्यूज में अवार्ड्स की भरमार हो गई। गोल्ड, सिल्वर आ गए। इससे एक बात तो साबित होती है कि दूरदर्शन की दर्शकों के दिल में एक खास जगह है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे समाचार पत्रों में आज कौन सी वो मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं। देखते रहिए नया सवेरा। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की, जहां आज बताते हैं आपकी कि कौन सी वो मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं अखबारों में अलग अलग पन्नों में। पहली खबर की बात करें तो जो पहली खबर है वो जुड़ी हुई है स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको जो भारी बोझ उठाना पड़ता है हर रोज, वो है बैग का बोझ, जिसकी चर्चा संसद में भी उठी है। और संसद में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ये साफ कहा गया है कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। अब इसके बाद भी सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय की विशेषज्ञ कमेटी ने स्कूल बैग नीति भी बनाई और हर क्लास के स्कूल बैग के वजन की अधिकतम सीमा भी तय की गई, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। एक सवाल में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति में स्कूल बैग से जुड़े नियम भी बताया कि कितना वजन होना चाहिए बैग का कक्षाओं के हिसाब से। अगर प्री प्राइमरी की बात करें तो कहा गया है कि बैग की जरूरत ही नहीं है, जबकि 11वीं या 12वीं क्लास में सिर्फ 3.5 किलो का बैग का बोझ होना चाहिए। लेकिन असल में क्या इसका पालन किया जा रहा है? ये कमेटी अब इस पर जो बैठी है उस पर ये तय करेगी कि कैसे बैग के वजन को तय किया जाए और प्राइवेट स्कूलों पर लगातार यहाँ निगरानी रखने की जरूरत को दर्शाया गया है। और इसी के साथ अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपको बता दें, जहां देश में अब कहीं भी अगला टीका मिल सकता है और लगाया जा सकता है, साथ ही इसका मैसेज जो है वो आपके फोन मोबाइल पर आ जाएगा। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड अब यूविन पोर्टल पर डिजिटल किया जा रहा है, जिससे कि आप देश में किसी भी जगह पर हो तो आपके बच्चे का जो टीका है
जो जरूरी है वैक्सीन है वो ना छूट पाए, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही पलायन करने वाले जो परिवार हैं उनको सीधे तौर पर राहत दी जा रही है और कार्ड होने की भी इसमें चिंता बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो वैक्सीन का जो कार्ड होता है बच्चे का, अगर वो मिसप्लेस भी हो गया है, अगर वो खो भी गया है, तो भी मोबाइल नंबर के जरिए आप टीका लगवा सकते हैं। एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण में अब जो तारीख भूलने की जो चिंता है वो अब बाधा बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और सरकार ने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ी पहल की है, जिसमें 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को टीकाकरण रिकॉर्ड यूविन पोर्टल पर अब दर्ज किया जाएगा। और जैसे ही अगला जो तारीख होगी खुराक की, जो वैक्सीन की अगली तारीख होगी, उस तारीख के नजदीक आते ही पेरेंट्स के मोबाइल पर उनके नंबर पर मैसेज चला जाएगा, ये याद दिलाने के लिए कि आप समय रहते ही अपने बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जिस अगली खबर की बात कर रहे हैं वो है सेहत से जुड़ी। और सेहत से जुड़ी खबर ये है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एम्स ने एक नया ट्रायल किया और वो नया ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा, जिसका नाम रहा सुपरनोवा। अब जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं वो ब्रेन स्टेंट से इसका इलाज करा सकेंगे। ये मेक इन इंडिया किफ़ायती है, ये ब्रेन स्टंट जो बहुत ही सस्ता है, लेकिन अभी कुछ ही मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ है। 32 मरीजों के मस्तिष्क में ये स्टेंट सुपरनोवा लगाया गया है, जिसके जो परिणाम हैं वो बेहद ही सफल रहे हैं। और ये ट्रायल अत्याधुनिक सुपरनोवा ब्रेन स्टेंट पर आधारित है, जिसे गंभीर स्ट्रोक के इलाज के लिए विकसित किया गया है। ये स्टंट एक अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित है और इसका नतीजा ये सामने आया है कि स्ट्रोक के मरीजों के इलाज में इस स्टंट का इस्तेमाल करने और देश में इसे मंजूरी प्रदान करने के लिए अब कवायद जो है शुरू हो गई है। ग्रासरूट नामक इस ट्रायल में सुरक्षा और प्रभावशीलता के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और इसी के साथ आज के अखबारों में जो चौथी महत्वपूर्ण खबर है वो है बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, जहां अब बीएड अभ्यर्थी भी टीजीटी और पीजीटी के जो पद होते हैं टीचर्स के, उनके लिए अब वो भी पात्र हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जहां सरकार DSSSB की याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अहम फैसले में ये साफ किया है कि बीएड यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो डिग्री धारक उम्मीदवार को टीजीटी और पीजीटी जो सामान्य विषय हैं उनके लिए पदों के लिए अयोग्य बिल्कुल भी ठहराया नहीं जा सकता। बस शर्त यह है कि जो भर्ती विज्ञापन है उसमें इस योग्यता को बाहर ना किया गया हो, तो ये शर्त रखी गई है। तो ऐसे में जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसे अच्छी खबर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो दुनिया भर की कुछ खास खबरों में सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। संदिग्ध की तलाश की जा रही है। बेलारूस में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बायनेत्स्याकी सहित 123 कैदियों को रिहा कर दिया है। ट्रंप के प्रयास से हुई है रिहाई। ट्रंप ने सीरिया में हुए एक हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। हमले में 3 अमेरिकियों की मौत हो गई। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सिरा में अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपको दिखाते कुछ खास तस्वीरें। और ये तस्वीरें आ रही है भारतीय वायुसेना अकादमी डूंडीगल में फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण की सफलता पर कल हुए संयुक्त ग्रेजुएशन परेड की झलकियों की। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं टोटल हेल्थ, जहां बात होने वाली है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की, आयुष की, जिसको प्रस्तुत करेंगे किरण भारद्वाज। आप देखते रहिए DD न्यूज। इसी के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।